नमस्ते बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के पाठ 20 भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। ये अपने देश में विविध धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति वाले लोग रहते हैं। आधुनिक समाज की तरफ गति करते भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आए, लेकिन अनेकों इन्हीं क्षेत्रों में समस्याओं का भी समावेश होता है। सामाजिक समस्याओं में सांप्रदायिकता और जातिवाद ये दो मुद्दे हैं। इसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। सांप्रदायिकता यह धर्म और श्रद्धा और आस्था का विषय है। अधिकांश मानव किसी न किसी धर्म या संप्रदाय को मानते हैं। भारत एक असंप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। उसका आचरण संविधान की भावना से जुड़ा हुआ है। कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी भी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का विरोध करता है, तब सांप्रदायिक तनाव का उत्पन्न होता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय सदस्य अन्य धर्मों की तुलना में अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करे तो उसमें सांप्रदायिक झगड़े होने की संभावना रहती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सरकार का कोई अपना एक धर्म नहीं है। सरकार किसी भी धर्म को वो बढ़ावा या छोटा या बड़ा नहीं मानती है, बढ़ावा नहीं देती है। तो इस तरह सरकार का अपना कोई धर्म, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। सांप्रदायिकता के विरुद्ध वो संघर्ष चल रही है और सांप्रदायिकता वो शिक्षा से दूर की जा सकती है। शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों में अच्छी बातों का समावेश किया जाना चाहिए। उसके बाद में नंबर आता है जातिवाद। भारत की सामाजिक जो व्यवस्था है वह सामाजिक स्तर, रचना, स्वरूप, जातियों के अस्तित्व सदियों से रहा है। इस प्रकार भारत की सामाजिक रचना जाति पर आधारित है, ऐसा कहा जाता है। आज जो जाति व्यवस्था को प्रारंभिक संकल्पना में प्राचीन समय में उससे भिन्न थी। समाज में आवश्यकताओं की परिपूर्ति और श्रम विभाजन का कार्य का आधार इस प्रकार था। तो इस तरह से भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से पहले भी कुछ जातियां समूह से दूर आसानी से पहुंच न सकें ऐसे दुर्गम जंगलों, पहाड़ी विस्तारों में निवास करती थी। अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों, पिछड़े लोगों के हितों के रक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्रदान किए गए। भारत के संविधान बताई गई जात, समूह आदि का वह जिक्र किया गया है। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता, भावना में धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दिलाता है। लघुमतियों, कमजोर वर्गों के, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में अधिक अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक यानी धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा प्रदेशों में बहुमत में न हो ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्यक गिना जाता है। संविधान में अल्पसंख्यक के लिए स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। देश का प्रदेश की जनसंख्या में आधे या उससे कम जनसंख्या वाले समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी कल्याण और विकास तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यकों को विश्वास देता है कि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं है। संबंधित राज्यपालों की परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश से उसका विशेष उल्लेख किया गया है। जातिवादी कारण कुछ जातियों का शोषण रोकने और उनके प्रति अन्याय कम करने के लिए समानता और भ्रातृत्व भाव में उनमें रही संकुचितता दूर करने और उसका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास
हो, इस उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए, जबकि संविधान की कलम 341-42 अनुसूची में समाविष्ट किए गए एक दूसरे से अलग सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में जीती हुई ये जातियां आर्थिक और शैक्षणिक विकास रूप से पिछड़ी है। संवैधानिक प्रावधान में इन जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 के आधार पर इनको अनेकों अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद में विशेष प्रावधान में आर्टिकल 16 के अनुसार नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, वहाँ पर नौकरियों में आरक्षण दिया गया। आर्टिकल 330, 32, 324 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्य की विधानसभा, केंद्र लोकसभा में कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। तो इस तरह से इन जातियों के लिए कलम 17 के द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी। अस्पृश्यता यानी छुआछूत हिंदू धर्म में यह देखने के लिए अधिक मिलती है। दो ही धर्मों में, हिंदू और सिख धर्म में यह अधिक है अस्पृश्यता। आर्टिकल 25 के अनुसार सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक माने जाने वाली ऐसी हिंदू धार्मिक संस्थाओं, हिंदुओं के सभी वर्गों वाजों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश का समान कानून बनाए गए हैं। उसके बाद में आतंकवाद और विद्रोह आता है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। अब प्रश्न ये आता है, आतंकवाद किसे कहा जाए? आतंकवाद अर्थात कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा संगठित होकर के आयोजित और जानबूझ कर किए जाने वाला अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य, इसे आतंकवाद कहते हैं। यानी जानबूझ के कार्य किया जाए। ये लोग आत्मघाती हमला करते, बम विस्फोट करते, हथियार छिपाते हैं, उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमानों का हाईजैक करना, पैसे वसूलना, नशीले पदार्थों की हेराफेरी करना, ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्तियां आतंकवादी करते हैं। आतंकवाद और विद्रोह दोनों में अंतर है। विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। विद्रोह यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है। आतंकवाद अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। विद्रोह को स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है। आतंकवाद को स्थानीय लोगों का सहयोग तो मिलता है और दूसरे लोग भी सहयोग देते हैं। विद्रोह से प्रभावित राज्यों का विकास रुक जाता है, आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास रुकता है। नक्सलवाद। माओ तुसे तुंग के नेतृत्व में चीनी में क्रांति हुई। नक्सलवाद आंदोलन हुआ 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। वह उग्रवादी विचारधारा पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र में उद्भव होने के कारण नक्सलवाद कहते हैं। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों तक फैल गया। दो ग्रुप हो गए, माओवादी, साम्यवादी और पीपल्स वॉर ग्रुप। अब यह उत्तर पूर्व के राज्यों में खूब विद्रोह चल रहा है। अनेकों जनजातियां वनाच्छित प्रदेश में फैले हुए हैं, सीमा और विदेशी एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं और विद्रोह कर रहे हैं। जैसे नागालैंड में NCCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, मणिपुर में KNF, कुकी नेशनल फ्रंट, KNA, कुकी नेशनल आर्मी, त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, असम में उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम आदि का समावेश है। कश्मीर में आतंकवाद फैला। भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य 1947 में देश हो गए और उसके बाद में कुछ भाग कब्जा कर लिया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने पर भी पाकिस्तान बार बार उससे प्राप्त करने प्रयत्न किया और युद्ध भी किया। प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को हराया। 1948 के बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा। 1988 के बाद आतंकवाद बढ़ा। अपहरण, हत्या, बम विस्फोट आदि आतंकवादी प्रवृत्तियाँ वो फैलाई गई। आतंकवादियों का आशय भारत में भय और अस्थिरता उत्पन्न करना है। आतंकवाद
समाज को विघटन की ओर ले जाता है। वृद्धों को भय में जीना पड़ता है। आतंकवाद प्रभाव लोगों पर विश्वास कम हो जाता है। कई बार सांप्रदायिक झगड़े भी हो जाते हैं। आर्थिक प्रभाव अधिक पड़ता है। पूंजीपति उद्योगपति कर्मचारी डरा कर धन वसूलते हैं। उद्योग व्यापार धंधा ठप हो जाता है। अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए नहीं जाते। आतंकवादी रेलवे स्टेशन सरकारी पुल को नुकसान पहुंचाते हैं। परिणामस्वरूप राष्ट्र का उद्योग पर्यटन विकास आदि सब बंद पड़ जाता है और यह आर्थिक रूप से नुकसान होता है। धन्यवाद।